Hello everyone. Welcome back to another lecture of Business Communication CS CET. I hope all of you are doing up very well. आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, मज़े भी कर रहे हो, भी थोड़े से मज़े करना अफोर्ड कर सकते हो, बट साथ साथ ऑफकोर्स अपनी पढ़ाई को भी टाइम दे रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट आई होप आप लोग रिवाइज करके आए हो। अगर बेटा रिवाइज करके नहीं आए हो तो मैं तो एज ऑलवेज यही रेकमेंड करूँगी कि पॉज कर लो और रिवाइज करके फिर आओ, फिर बैठो, ताकि बेटर कनेक्टिविटी बैठे एंड ऑल दोज थिंग्स। रोज़ मैं वही चीज़ रिपीट करूँगी, भले आप बोर भी हो जाओगे तो भी, क्योंकि मेरा बार बार रिपीट करने का कहने का मतलब वही है कि ये चीज़ रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि मैंने बोला रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो भी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। कल हमने बेटा स्टार्ट किया था लिस्टिंग स्किल्स का चैप्टर। लिस्टिंग स्किल्स के चैप्टर में हमने कुछ चीज़ें रिवाइज की थी। देन नेक्स्ट हमने बिजनेस टर्मिनोलॉजीज कुछ पढ़ी थी। तो लिस्टिंग स्किल्स में जो भी हमने पढ़ा था वो हम पहले रिवाइज करते, फिर हम नए कॉन्सेप्ट्स पे जाते हैं। तो मैडम लिस्टिंग स्किल्स में आपने स्टार्ट किया था कि लिस्टिंग और हियरिंग पहली बात तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। लिस्टिंग मतलब अटेंटिवली उस चीज़ को सुनना, हियरिंग मतलब क्योंकि आपके पास कान है तो आवाज़ पहुँच रही है। लिस्टिंग एक्टिव प्रोसेस है एंड हियरिंग इज अ पैसिव प्रोसेस। क्या मैडम लिस्टिंग स्किल्स कम्युनिकेशन का पार्ट है? तो येस, मैडम ने बताया था कि लिस्टिंग इज द रिसीविंग पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड लिस्टिंग इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, क्या हम सिर्फ लिसन कानों से करते तो नहीं, वी लिसन थ्रू बोथ आर ईयर्स, एंड आर आईज। लिस्टिंग इज ऑडिटरी एज वेल एज नॉन वर्बल इन्वॉल्वमेंट होता है उसके अंदर। उसके बाद पैसिव एक्टिव प्रोसेस आपको बताया। फिर हमने पढ़ा पर्पस ऑफ लिसनिंग क्या है। पर्पस ऑफ लिसनिंग ये था टू फोकस ऑन द मैसेज और मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड, टू गेन एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड, टू क्रिटिकली असेस व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड, to observe the non-verbal signals, to show interest, to encourage the speaker of what is being said, to develop a selflessness approach and to arrive to a shared and agreed understanding. ये सब था purpose of listening, मतलब importance of listening. Again, listening and hearing. Listening was the active process, hearing was the passive process. Active process मतलब आप fully present हो मतलब physically, mentally, emotionally, psychologically वहाँ present हो और फिर आप सुन रहे हो उस चीज़ को, तो वो लिसनिंग बन जाती है। फिर हमने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स। टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स क्या क्या थी मैडम? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग स्किल्स थी। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग था जिसमें सिर्फ आवाज़ों में फ़र्क पहचानना होता है। कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग था जिसमें आपको समझना है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। थर्ड वॉज क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग जिसको जजमेंटल लिसनिंग भी बोलते थे, इंटरप्रेटिव लिसनिंग भी बोलते थे, जिसमें आपको मैंने इंटरव्यू का एग्जांपल दिया था कि आप क्या क्या बोल रहे हो और सामने वाला उसको कैसे कैसे आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस को असेस कर रहा है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल लिसनिंग। बायस लिसनिंग मतलब एक प्रीकंसीव नोशन में आए हो आप। इसमें मैंने आपको दादी जी का एग्जाम्पल दिया था और मेरा एग्जाम्पल दिया था कि हमारे दिमाग में एक चीज़ घुसी हुई है, फिर हम उसी को लेकर सुन रहे हैं, तो इफेक्टिव लिसनिंग नहीं हो पा रही। इवैल्यूएटिव लिसनिंग, जजमेंटल लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग एंड इंटरप्रेटिव लिसनिंग सब सेम चीज़ थी। उसके बाद अप्रिशिएटिव लिसनिंग मीन्स टू अप्रिशिएट व्हाट यू आर लिसनिंग। इसमें आपका फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट मूवी आ गया। सिंपैथेटिक लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग। सिंपैथेटिक लिसनिंग कि आपको दुख हो रहा है बट आपको एक्जैक्टली नहीं समझ पा रहे हो कि सामने वाले को कैसा फील हो रहा है। एम्पैथेटिक लिसनिंग मतलब आपको दुख भी हो रहा है और ये भी समझ रहे हैं कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है। थेरेपेटिक लिसनिंग, इसमें भैया का एग्जांपल दिया था जिनको ऑफिस में दिन बहुत खराब जाता है और वो रैंट करते हैं, फिर आपको इनपुट करते हो कि यू आर क्योरिंग द स्पीकर, दैट इज थेरेपेटिक लिसनिंग। डायलॉगिक लिसनिंग मतलब यू लर्न थ्रू वर्ड्स। इंटरव्यू का एग्जाम्पल था इसमें रैंक होल्डर का। रिलेशनशिप लिसनिंग बाबू सोना वाला, एंड इन केस ऑफ बिजनेस इट इज थ्रू नेगोशिएशन एंड कस्टमर्स ऑर्डर्स कि आपको बात करनी पड़ती है सो दैट आप अपना रिलेशन सस्टेन कर पाओ। एंड लास्ट वॉज सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग में आप वही सुनते हो जो आप सुनना चाहते हो। यहाँ तक के बच्चे हमने कल ख़त्म किया था लिसनिंग स्किल्स का पार्ट। फट से 2 मिनट लगते हैं रिवाइज करने के लिए, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप बार बार रिवाइज करके आओ। अगर सोचो अभी आप रिवाइज करके आए होते और मैंने आपको फिर से ये चीज़ रिवाइज की होती तो कितना वो फाउंडेशन उसका स्ट्रॉन्ग होते जाता है। Okay, now we'll start to another concept, fresh concept in the same chapter, that is active and effective listening. एक्टिव और इफेक्टिव लिसनिंग जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि इट मीन्स मोर और लेस द सेम थिंग। मतलब वही है कि आप जब अटेंशन दे के आप फुल्ली प्रेजेंट होके, फुल्ली प्रेजेंट मतलब फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली प्रेजेंट होके जब सुन रहे हो तो उसको एक्टिव लिसनिंग और इफेक्टिव लिसनिंग बोलते हैं। तो एक्टिव लिसनिंग और इफेक्टिव लिसनिंग इज मोर और लेस द सेम थिंग। एक्टिव लिसनिंग occurs when the listener attempts to understand as clearly as possible what the speaker is saying. इफेक्टिव लिसनिंग इज अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पीकर। एक ही बात है, ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, बात एक ही है कि एक्टिव लिसनिंग में आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, और इफेक्टिव लिसनिंग में आप उसका पर्सपेक्टिव, आप उसकी सोच समझने की कोशिश कर रहे हो कि वो क्या कहना चाह रहा है। दोनों चीज़ों में आपको प्रॉपर्ली इन्वॉल्व होना है, दोनों चीज़ में आपको फुल्ली प्रेजेंट होना है। अगेन फुल्ली प्रेजेंट मतलब क्या? बीइंग प्रेजेंट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। ये बार बार हम बोलते रहेंगे जब तक कि दिमाग, मतलब इसको लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यार, इतनी बार मैंने बोल दिया कि अब तो आपको नींद में भी ये चीज़ याद होनी चाहिए। ओके,
To be an effective listener, one has to get completely involved in the communication process and be fully present. When it is said fully means physically, mentally, emotionally and psychologically present. हाँ मैडम हमको याद हो गया. Okay. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लिसनर्स. टाइप्स ऑफ लिसनर्स में यहाँ पे 4 टाइप के यहाँ पे कुछ लिसनर्स के टाइप दिए. दैट इज एक्टिव लिसनर्स, पैसिव लिसनर्स, नॉन लिसनर्स, मार्जिनल लिसनर्स एंड इवैल्यूएटिव लिसनर्स. ओके, अब यहाँ पे हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है. एक्टिव लिसनर्स मतलब जो कॉमन, ये कुछ चीज़ें ना, हर चीज़ मैं आपको समझाऊंगी तो ज़रूर, बट अगर हर चीज़ आप मेरे थ्रू समझने की कोशिश करोगे ना तो आप अपना बर्डन बढ़ाओगे. कुछ चीज़ें आप अपना कॉमन सेंस लगा के भी समझने की कोशिश करो कि अरे एक्टिव लिसनर कौन होंगे, जो एक्टिवली लिसनिंग करते हैं. एक्टिव लिसनिंग तो आपको पता भी क्या होती है. जो एक्टिव लिसनिंग करते हैं वो एक्टिव लिसनर्स हो गए. ओके, जो पैसिव लिसनिंग करते हैं वो पैसिव लिसनर्स हो गए. तो ऐसे करके आपको कुछ चीज़ें खुद भी समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपका बिगेस्ट एडवांटेज है कि आपको लिखना नहीं है. आपका सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है. तो अगर आपको चीज़ें समझ रही है इन दिस वे और दैट वे, तो यू आर सिंप्लीफाइंग योर ओन बर्डन. ओके, एज द टर्म एम्प्लॉइज, एक्टिव लिसनर्स इन्वॉल्व देमसेल्व्स एक्टिवली इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. एक्टिवली इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसका एग्जाम्पल होता है कि अभी मैं आपको समझा रही हूँ कि बच्चा आपने रिवाइज करके आया क्या, तो आप हाँ बोल रहे हो, आप समझ रहे हो मेरी बात को कि मैडम हाँ आप मेरे साथ साथ बोल रहे हो. एक्ट फुल्ली प्रेजेंट मीन्स दिस 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 दिस. आप मेरे साथ साथ मैं रिवाइज कर रही हूँ तो आप रिवाइज कर रहे हो. आप हाँ बोल रहे हो, आप नॉट कर रहे हो. मैं आपके सामने नहीं बैठी हूँ, फिर भी आप मेरे साथ इतने इन्वॉल्व हो गए, आप इतना एक्टिवली सुन रहे हो कि आप नॉट कर रहे हो, आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके चल रहे हो, आप डिस्ट्रैक्शंस हटा के चल रहे हो, आप मेरे साथ साथ बोल के रिवाइज कर रहे हो इवन दो आप अकेले बैठो, तो आप एक्टिव लिसनर हो. क्यों? क्योंकि आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हो, आप प्रॉपर्ली मेरी बातें सुन रहे हो, इसीलिए आप एक्टिव लिसनर बन जाते हो. ओके, the message sent will be received correctly and the feedback is given in a favorable manner, so it leads to win-win situation. The message sent is received correctly. जब मैं बोल रही हूँ कि आप मेरे साथ रिवाइज करो और आप मेरे साथ रिवाइज कर रहे हो, तो ये हम दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन है. मेरे लिए विन-विन सिचुएशन इसलिए क्यों, मैं आपको बोल रही हूँ आप रिवाइज करो और आप मेरे साथ रिवाइज कर रहे हो. आप रिवाइज कर रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस. ओके, हेंस एक्टिव लिसनर्स के केस में इट क्रिएट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम. ये भी एक MCQ आ सकता है कि विच टाइप ऑफ लिसनर्स क्रिएट अ विन-विन सिचुएशन. एक्टिव लिसनर्स. क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बट आपको जब तक कॉन्सेप्चुअली चीज़ें नहीं समझेगी तब तक कि आप क्वेश्चंस रट नहीं पाओगे. सारे कॉन्सेप्चुअली समझेगी तो आप प्रॉपर्ली एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, आप उसको आंसर कर पाओगे. ओके, नेक्स्ट आते हैं पैसिव लिसनर्स. पैसिव लिसनर्स, जैसे कि मैंने बताया एक्टिव लिसनिंग का ऑपोजिट क्या होता है, पैसिव लिसनिंग. तो एक्टिव लिसनर्स का ऑपोजिट क्या होगा, पैसिव लिसनर्स. तो पैसिव लिसनर्स इज द ऑपोजिट ऑफ एक्टिव लिसनर्स. पैसिव लिसनर्स क्या हो रहा है कि आप भैया बैठे हो यहाँ पे मेरी क्लास सुन रहे हो, बट आप मतलब पैसिव लिसनिंग इज एक्चुअली हियरिंग नॉट लिसनिंग. मतलब आप मेरी क्लास बाजू में चल रही है और सामने आप फीफा खेल रहे हो, आप PS खेल रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो, आप मेकअप कर रहे हो और मेरी क्लास बाजू में चल रही है, तो दैट इज़ नॉट एक्टिव लिसनिंग, इट्स पैसिव लिसनिंग. क्यों? क्योंकि कान है इसलिए मैडम की आवाज़ आ रही है, ना आप मेरे पे ध्यान दे रहे हो मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ, ना आप मेरे साथ रिवाइज कर रहे हो, ना आप नॉट कर रहे हो, ना आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहे हो, तो आप पैसिव लिसनिंग कर रहे हो. मतलब आप सिर्फ सुनने के लिए, कहने के लिए, जो बोलते ना कि सिर्फ नाम का मुझे सुनना था इसलिए मैंने सुन लिया, असली ध्यान तो आपका PS4 खेलने में था, असली ध्यान तो आपका मेकअप करने में था, असली ध्यान तो आपका कहीं और ही था, आपका मुझ पर अटेंशन नहीं था, इसीलिए आप पैसिव लिसनर बन गए. ओके, non-listeners. The non-listeners do not listen at all because they are genuinely disinterested in the subject. These people pretend to follow the speaker while they are actually preoccupied with something else. Okay, although they frequently interrupt by saying I understand, I know, they actually do not know anything or understand the subject. अब आप मेरा लेक्चर चालू करके रखे हुए हो, बट उतने में आ जाता है हमारी भाभी जी या जीजाजी जी का मैसेज, उनका मैसेज आ जाता है और आपने लैपटॉप में स्क्रीन चालू है, मेरा वीडियो चालू है और आप व्हाट्सएप करने लग गए. और ये अगर लाइव कॉल होता, जूम कॉल होता और आप लैपटॉप से जूम कॉल कर रहे होते और आपका उस समय मैसेज आ जाता, तो आप अंदर नीचे से, जैसे हम स्कूल में करते थे ना
कि फ़ोन्स लेके जाते थे हाई स्कूल में और नीचे से मैसेज करते थे, मैडम को ऐसे करते थे और ध्यान पूरा मैसेज टाइप करने पे, या ध्यान पूरा डब्बा खाने में, और मैडम को हाँ कह रहे हैं, हाँ मैडम, हाँ यस मैम, यस मैम, यस मैम कर रहे हैं। तो दैट इज़ नॉन लिसनर्स, कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है सब्जेक्ट में। या फिर ये भी केस हो सकता है कि भैया आपको CS बनना ही नहीं है, आपको मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती आपको लाके यहाँ बिठा दिया है, तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, इसीलिए आप प्रॉपर्ली एक्टिवली सुन ही नहीं रहे हो, इसीलिए आप नॉन लिसनर हो। मतलब आप सुन ही नहीं रहे हो कुछ भी और आप प्रिटेंड कर रहे हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप मुझे सुन रहे हो। आप प्रिटेंड करते थे स्कूल में जब आप डेस्क के नीचे से मैसेज करते थे और मैडम को हाँ 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 करते थे। तो दैट इज़ नॉन लिसनर, कि आप सुन ही नहीं रहे हो, आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सब्जेक्ट में और आप प्रिटेंड कर रहे हो। ओके, next was marginal listeners. Marginal listeners, impatient to listen to the main ideas. Marginal listeners pay superficial attention. Marginal listeners pay superficial attention. अब आप बोलोगे नॉन लिसनर में भी वही था कि दे प्रिटेंड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे भी सुपरफिशियल अटेंशन मतलब वही है कि दे प्रिटेंड, सुपरफिशियल मतलब नकली, फेक अटेंशन, बात दोनों में वही है। तो डिफरेंस क्या है मैडम मार्जिनल लिसनर्स में? मार्जिनल लिसनर्स में ये डिफरेंस है कि वो इम्पेशेंट है, वो इम्पेशेंट है। इम्पेशेंट मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैडम क्या दुनिया भर के एग्जाम्पल्स दे रहे हो, क्या फालतू की बात करो, मुद्दे की बात पे आओ, क्या बातें कर रहे हो, मुद्दे की बात पे आओ। आपको मतलब जिनको फटाफट बातें जाननी होती है, उनको पूरी बात नहीं समझ में आती है, बस आप फटफट बता दो कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे, आप सीधा MCQ करा दो, आप हमें पूरा चैप्टर एक एक करके मत समझाओ, इतना टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ MCQs करा दो 15-20, हम उसी के बेसिस पे चैप्टर कर लेंगे। दे आर वेरी इम्पेशेंट, ऑल दे केयर अबाउट इज एग्जाम, दे डू नॉट केयर अबाउट द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। या दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कि आप अपनी उनसे बात कर रहे हैं AG से, एंड आज उनका मूड बड़ा ख़राब है आपकी मैडम का, और उनका अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, और आपको कोई इंटरेस्ट है नहीं। अब वो आपको सब बताती कि सुनना, उसने ना एक्चुअली ना मैं तेरे को याद है मैं कल पैंटलून्स गई थी, फिर मैंने वहाँ से वो पिंक कलर की ड्रेस लाई थी, वही पिंक कलर की ड्रेस जिस पे वाइट कलर के पोल्का डॉट्स थे, वही ड्रेस उसको मैंने बताई थी मैंने ली थी, फिर आज भी वो वही ड्रेस लेके आ गई जिस पे पिंक कलर की ड्रेस थी, जिस पे वाइट कलर के पोल्का डॉट्स थे, और मैंने उसको बताया था कि मैं आज ये ड्रेस पहनने वाली हूँ इसकी बर्थडे पार्टी में, तो वो जानबूझ के वही ड्रेस पहन के आ गई। फिर हमारा झगड़ा हुआ, फिर मैंने उसको ऐसा बोला, उसने मेरे को वैसा बोला, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ। अरे तो तो आप क्या बोलते हो कि भैया मेरे को सीधा सीधा बता दे ना, झगड़ा हो गई बात, यही बता दे, ख़त्म करके बता दे कि उसने तेरे सेम ड्रेस लेके आ गई और वो सेम ड्रेस सेम जगह पहन के आ गई, इससे तुम दोनों का झगड़ा हो गया। तो तुम ये बात इम्पेशेंट, नॉर्मली बॉयज़ आर वेरी इम्पेशेंट, नॉर्मली बॉयफ्रेंड्स आर वेरी इम्पेशेंट, तो आपका ध्यान हट जाता है। आप एक टाइम के बाद जैसे ही आपको समझ गया कि अच्छा इसका झगड़ा हुआ है, ये मुझे बता रही है कि इसका इसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है, तो आप बाकी सारी डिटेल्स इग्नोर कर देते हो। ओके, तो इम्पेशेंट टू लिसन टू द मेन आइडियाज़, मार्जिनल लिसनर्स पे सुपरफिशियल अटेंशन। तो जब आपको बता रही थी कि अच्छा ऐसा हुआ, वो पिंक कलर की ड्रेस थी, वाइट कलर का पोल्का डॉट्स इसके ऊपर ये था वो था, तो आप उसको हाँ बेबी अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ओ शिट बहुत गलत किया उसने, ये किया वो किया, और आपका ध्यान अगेन पूरा सा फीफा खेलने पे है। ओके, तो इंटरेस्टेड ओनली इन द बॉटम लाइन, मतलब तू मेरे को सीधा सीधा ये बताना तेरा झगड़ा हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सेम ड्रेस पहन के, क्यों दुनिया भर की बातें बता रही कि ड्रेस ऐसी है, ये ऐसी वैसी ड्रेस है। Okay, they use external distractions to excuse themselves from conversations. They will not have the patience to sit through complex technical presentation and jump to findings and conclusions. वो उस बच्चे के अंदर जिसको सिर्फ MCQs कराने की मुझे बोल रहा है, उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि वो पूरा एक एक कॉन्सेप्ट समझे, फिर मैडम के एग्जाम्पल्स ले, फिर खुद रिवाइज करे, फिर मैडम रिवाइज करे, फिर जाके MCQ सॉल्व करे, उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं है। उसका कहने का मतलब है कि अरे MCQ बेस्ड एग्जाम है, मुझे MCQs करा दो, बात हो गई ख़त्म। उसका ये पॉइंट है। क्या झगड़े के केस में उसका ये पॉइंट है कि अरे बहन झगड़ा हो गया, बता दे, खत्म हो गई बात, ड्रेस के पीछे झगड़ा हो गया, इतना सारा झंझट क्यों करना है, वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। अब दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ रिस्की टू कम्युनिकेट, it is risky to communicate with marginal listeners because they are not focused on the main ideas and often understand their import. It is risky to communicate. मेरा उन बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना रिस्की है, उनको पढ़ाना रिस्की है जो सिर्फ MCQ रिलेटेड पॉइंट्स पा रहे हैं, क्योंकि आप जैसा कि मैंने बोला, आप 100 MCQ भी सॉल्व कर लेंगे, आप 1000 MCQ भी सॉल्व कर लेंगे, आप 10,000 MCQ भी सॉल्व कर लेंगे, तो भी एक कोई नया MCQ आ सकता है एग्जाम में और पूरा गेम चेंज कर सकता है आपके लिए। तो इसीलिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ज़रूरी है। बट अगर आप वो इम्पेशेंट लिसनर्स में से है, अगर आप वो मार्जिनल लिसनर्स में से है, तो मेरा आपको पढ़ाना, मेरा आपके साथ कम्युनिकेट करना रिस्की हो जाता है, बिकॉज यू आर इम्पेशेंट, यू आर नॉट कंसर्न विद द मेन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले
कि आपकी गर्लफ्रेंड का गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसकी फ्रेंड ने पहन के आ गई थी, तो अगर वो आपको टेस्ट करती है कि तुम सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, कि तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, तो आप बोलते हाँ सुन रहे हो, और वो तुमको तो सिर्फ इतना बताया कि उसका उसकी फ्रेंड के साथ झगड़ा हो क्योंकि उसने सेम ड्रेस ला ली। अब वो तुमको पूछती है कि अच्छा तुम सुन रहे हो तो तुम मुझे बताओ कि कौन सी कलर की ड्रेस थी, कौन सी ड्रेस थी, मैंने कहाँ से लाई थी। अब तुमने तो मिस कर दिया, तुमने तो मिस कर दिया कि वो पैंटलून से ड्रेस थी और पिंक कलर की ड्रेस थी, उस पर वाइट पोल का डॉट्स थे। तो भैया सिचुएशन रिस्की हो गई, अब तुमको सॉरी सॉरी एजी ओजी करके उनको मनाना पड़ेगा। ओके, सो इट बिकम्स वेरी रिस्की टू कम्युनिकेट विद पीपल हु आर इम्पेशेंट, जिनमें इतना पेशेंस नहीं है कि वो पूरी चीज़ समझें और बात को पूरी चीज़ सुने और बात को समझें, उनको बोलते हैं मार्जिनल लिसनर्स। ये एमसीक्यू आ सकता है कि विच टाइप ऑफ लिसनर्स आर रिस्की टू कम्युनिकेट, तो यहाँ पे उसका आंसर होगा मार्जिनल लिसनर्स। या ये एग्जाम्पल्स जो मैं आपको दे रही हूँ, ये सब चीज़ें आपको ये एमसीक्यूज को टैकल करने में हेल्प करेगी। रिस्की टू कम्युनिकेट तो आपको शायद ये पिंक ड्रेस और वाइट पोल का डॉट का एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं है मेरा बोलना कि पिंक ड्रेस और वाइट पोल का डॉट। मैं इतना एम्फोसाइज इसीलिए करती हूँ कि आपको वो स्ट्राइकिंगली दिमाग में रहे। मैं सिर्फ बोलती कि वो ड्रेस पे झगड़ा हो रहा था या कुछ हो रहा था, तो शायद आपको उतना रिटेंशन नहीं आता उस चीज़ का। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इसीलिए बोलती हूँ ताकि आपको बात बराबर से समझे, बात बराबर से याद रहे और एग्जाम के हॉल में आपको वही चीज़ें दिमाग में आए। ओके, नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिव लिसनर। Evaluative listener literally assess the verbal content of the basic knowledge of words, not paralinguistic or non-verbal cues. Generally, they use logic to understand the content, hence they distance themselves emotionally from the subject. As a result, they do not show any empathy or sensitivity to the speaker. They are mostly prejudiced or judgmental as they presume the meaning before actually the speaker completes a sentence. जैसे कि evaluative listener में आपको मैं एक example देती हूँ again, कि आप बिज़ी हो, आप आईपीएल चालू है आजकल, आप आईपीएल देख रहे हो और सामने से मैसेज आ जाता है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे ऐसा मैसेज कर देते हो। उसने कुछ मैसेज किया कि हे डू यू लव मी, एंड आपने मैसेज कर दिया या येस मैसेज कर दिया, येस आपने बिना इमोजी के मैसेज कर दिया। अब लड़कियों का दिमाग, मतलब टिपिकल जो गर्लफ्रेंड्स होती है ना, उनका दिमाग इस तरीके से चलता है कि इसने मुझे येस कैसे मैसेज किया, इसने मुझे वो हार्ट वाला इमोजी क्यों नहीं भेजा या कोई और इमोजी क्यों नहीं भेजा, इसने मुझे बिना इमोजी के मैसेज कैसे भेजा, या इसने कैसे लिखा, या इसने 3 डॉट्स कैसे डाले, या इसने में इतने एम क्यों कम डाले। तो इतना इवैल्यूएट करना, इतना वो जासूसी गर्लफ्रेंड इवैल्यूएट करती है, और आपका एक का मैसेज आपकी पूरी रात बर्बाद कर सकता है। तो उसको बोलते हैं इवैल्यूएटिव लिसनर। दे लिटरली असेस द वर्बल कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड, नॉट पैरालिंग्विस्टिक और नॉन वर्बल क्यूज। मतलब आप जो बोल रहे हो, आपने जो लिखा है, एक एक डॉट, एक एक इमोजी जो आपने नहीं डाला, वो असेस हो रहा है, वो इवैल्यूएट हो रहा है, उनको बोलते हैं इवैल्यूएटिव लिसनर। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है जासूसी गर्लफ्रेंड, आप भी वैसे लिख सकते हैं, मतलब आपको लिखना ही चाहिए। ओके, तो ये थे टाइप्स ऑफ लिसनर्स। अगेन हम एक बार फट से रिवाइज कर लेंगे कि टाइप्स ऑफ लिसनर्स कौन से होते हैं। एक्टिव लिसनर्स मैडम वही है जो एक्टिवली इन्वॉल्व है, जो पूरा कम्युनिकेशन बराबर से सुन रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं और विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं। पैसिव लिसनर्स होते हैं ऑपोजिट ऑफ एक्टिव लिसनर्स, जिनका कोई ध्यान नहीं है, वो प्रिटेंड कर रहे हैं सुनने के लिए। नॉन लिसनर होते हैं कि वो बिल्कुल भी बातें नहीं सुनते हैं। पैसिव लिसनर्स एक्चुअली लिसन नहीं करते, वो ईयर करते। नॉन लिसनर्स वो होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं सुनते, उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं सुनने में। दे प्रिटेंड टू लिसन, जस्ट जो मैंने आपको बताया कि डेस्क के नीचे से आप टेक्स्ट कर रहे हैं और सामने मैडम को हाँ कर रहे हैं। मार्जिनल लिसनर्स इम्पेशेंट कैटेगरी के होते हैं, इसमें भी वो लोग प्रिटेंड करते हैं, बट दे डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिसनर्स इन अ वे कि दे प्रिटेंड। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि मार्जिनल लिसनर्स आर इम्पेशेंट एंड नॉन लिसनर्स आर नॉट इम्पेशेंट। ओके, यहाँ पे जासूसी, यहाँ पे मार्जिनल लिसनर्स के केस में मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए थे। 2 एग्जाम्पल्स ये थे कि क्या एग्जाम्पल्स दिए थे मैंने आपको मार्जिनल लिसनर्स के केस में। सुपरफिशियल, रिस्की टू कम्युनिकेट, वो बच्चे जिनको सीधा एमसीक्यू की बेस पे आना, या पिंक ड्रेस एंड वाइट पोल का डॉट वाली सेम ड्रेस का झगड़ा होना वाला एग्जाम्पल था। इवैल्यूएटिव लिसनर्स में आपको मैंने जासूसी गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप इमोजी यूज़ नहीं करेंगे या जो भी आप में कितने एम है, कितने डॉट्स लगे हुए हैं, ये सब वो चीज़ इवैल्यूएट करते हैं। ओके, अगेन वील क्विकली रिवाइज द टाइप्स ऑफ लिसनर्स। टाइप्स ऑफ लिसनर्स है मैडम एक्टिव लिसनर्स, पैसिव लिसनर्स, नॉन लिसनर्स, मार्जिनल लिसनर्स, evaluative listeners. Okay, active listeners, passive listeners, non listeners, marginal listeners and evaluative listeners. तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिसनर्स का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हमने जो फर्स्ट
टाइप ऑफ लिसनर पढ़ता है एक्टिव लिसनर, जो कि एक्टिव लिसनिंग करते हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं कि उनमें क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो एक एक्टिव लिसनर में होनी चाहिए। एन एक्टिव लिसनर, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक एक्टिव लिसनर में होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक एक्टिव लिसनर की। एन एक्टिव लिसनर इज सीरियस अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. He pays attention to the speaker's stance, perspective of point of view, bias and prejudices. He is intensely involved. He maintains eye contact, receptive body language and appropriate facial expressions and non-verbal affirmations. जैसे मैंने आपको एक्टिव लिसनर का एग्जाम्पल दिया था कि आप मेरी क्लास बराबर से सुन रहे हो, आप रिवाइज करो मेरे साथ साथ, तो आप सीरियस हो इस चीज़ को लेके कि आपको मेरी क्लास सुननी है। क्यों? क्योंकि आपका गोल है कि आपको CSET बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, उसमें आपको बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लाने। तो आप सीरियस हो उस चीज़ को लेके, इसलिए आप सीरियसली सुन रहे हो मेरी इसको, सुन रहे हो आप मेरे लेक्चर को। उसके बाद दे कम्युनिकेट थ्रू आई कॉन्टैक्ट, रिसेप्टिव बॉडी लैंग्वेज। वो आई कॉन्टैक्ट आपका, भले मैं आपके सामने नहीं बैठी हूँ फिर भी बराबर से मेंटेन्ड है। नॉन वर्बल अफर्मेशंस कि आप नॉट कर रहे हो, मैं देख नहीं पा रही हूँ फिर भी आप नॉट कर रहे हो, तो मतलब आप एक्टिवली सुन रहे हो। मैं रिवाइज करने बोल रही हूँ तो मैं भी आपको देख नहीं पा रही हूँ फिर भी आप बराबर से रिवाइज करो, तो मतलब आप एक एक्टिव लिसनर हो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि वो सीरियस होते हैं, वो रिसेप्टिव होते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं। ओके और वो हर चीज़ पे अटेंशन पे करते हैं। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि हम रिवाइज़ कर रहे हैं तो आप रिवाइज़ कर रहे हैं, मैं आपको बोलती हूँ कि कल रिवाइज़ करके आना तो यू फॉलो दोज थिंग्स। मैं आपको बोलती हूँ कि अच्छा ये बात ध्यान से सुनो, ये एग्जाम में आएगा तो आप नोट्स बना रहे हो उस चीज़ को लेके। सो यू आर पेइंग अटेंशन टू एवरी डिटेल। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव लिसनर्स। ओके, बैरियर्स टू एक्टिव लिसनर्स। अब हमने पढ़ा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि हाँ उसने आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए, उसने अटेंशन से सुनना चाहिए, उसने इन्वॉल्व होना चाहिए उस चीज़ में, उसने नॉन फेशियल एक्सप्रेशंस पे ध्यान देना चाहिए, सीरियस होना चाहिए कि अपने गोल को लेके। ये सब चीज़ें एक्टिव लिसनर में होनी चाहिए। इसके अलावा बैरियर क्या क्या आते हैं एक एक्टिव लिसनर के लिए, वो भी हम देख लेते हैं। बैरियर मैंने आपको कम्युनिकेशन के लेक्चर में भी समझाया था कि बैरियर मतलब कोई चीज़ को रोक रहा है, मतलब एक्टिव लिसनिंग होने से क्या चीज़ें रोक रही है उसको बोलते हैं बैरियर्स टू एक्टिव लिसनर। मैं आपको हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि अ डोर इज अ बैरियर फ्रॉम एंटरिंग फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम। ओके, सो व्हाट आर द बैरियर्स टू लिसन एक्टिवली, टू मेक श्योर दैट देयर इज एक्टिव लिसनिंग, वो हम अभी पढ़ते हैं। ओके, बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग। बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग क्या क्या है? inadequate language base, partial listening, disinterestedness, prejudging the speaker, negativity towards the speaker, diffidence, ओवर एंथुजियाज्म, टॉलरेंस, डीप रूटेड बिलीव्स। ये एक एक करके हम देखेंगे। पहली बात तो मैंने यहाँ पे पटाखा मार्क किया है, प्लीज़ नोट, आपको भी इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्स। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ओके, अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस। इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस मतलब हम दोनों की लैंग्वेज मैच नहीं कर रही। अरे आप चाहते हो कि आप CSET में बहुत अच्छे मार्क्स लाओ, आप चाहते हो कि आप बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से क्रैक करो, आपका इंटरेस्ट भी है सब्जेक्ट में, बट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ में नहीं आती। यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड आइदर हिंदी और इंग्लिश एंड आई एम कम्युनिकेटिंग टू यू। मैं आपको कभी हिंदी में बोलती हूँ, कभी इंग्लिश में बोलती हूँ। आप एक साउथ इंडियन हो जिसको दोनों लैंग्वेज समझ में नहीं आती, या फिर आप समबडी फ्रॉम फॉरेन कंट्री हो जिसको दोनों लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो आप चाह के भी प्रॉपरली मेरी बातें सुन नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा लैंग्वेज बेस बराबर नहीं है। मैं हिंदी इंग्लिश में बात करती हूँ, मे बी आप स्पेनिश बात करते हो, या मे बी आप तमिलियन हो हु डजंट अंडरस्टैंड बोथ दीज लैंग्वेजेस। तो इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस है, उसके कारण आप मुझे एक्टिवली सुन नहीं पा रहे हो और आप एक्टिव लिसनर बन नहीं पा रहे हो। ओके, sufficient language background is required to fully understand the speaker. Despite one's best efforts to intensely participate in the communication process, inadequate language base will act as a deterrent. Despite one's better, despite आप चाहते हो कि आप बहुत अच्छा स्कोर करो, आप चाहते हो कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स है, फिर भी आप नहीं कर पा रहे। अरे क्यों भाई? क्योंकि मेरे को लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती, मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आती, तो मैं चाह के भी लेक्चर समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं अच्छे से सुन नहीं पा रहा हूँ। Next is partial listening. Partial listening occurs when people happily indulge in multitasking and allow themselves to be distracted easily. इसका मैं आपको 100 बार एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, शायद आप ये करते भी होंगे। वही चीज़ कि सामने आपका मेरे साथ जूम कॉल चल रहा है, सामने लेक्चर चल रहा है, नीचे से आप टेक्सटिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप पे ध्यान है आपका, IPL का क्या मैच का स्कोर है उस पर ध्यान है, तो आप एक्टिवली लिसन नहीं करो क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है, क्योंकि आप मल्टीटास्क करो। यू आर नॉट सपोज टू बी मल्टीटास्किंग, यू आर नॉट सपोज टू हैव अ डिस्ट्रैक्शन।
इन ऑर्डर टू लिसन एक्टिवली। अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉपरली लेक्चर को सुनो, समझो अच्छे से, तो आपको डिस्ट्रैक्शंस हटाने हैं, आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी, कोई और काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर पे अटेंशन देना है। तो पैसिव पार्शियल लिसनिंग मतलब कुछ कुछ चीज़ें सुनना इज क्रिएटिंग अ बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग। ओके, disinterestedness, lack of interest in the subject prevents one to pay complete attention. lack of disinterestedness मतलब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, बट आपको CS नहीं करना, आपको बनना था इंजीनियर, आपको बनना था इंजीनियर या आपको बनना था आर्टिस्ट। अगर ये आर्ट की क्लास होती जहाँ पे आपको लेक्चर दिए जाते कि ओ these kinds of paints are to be used, these kinds of brushes are to be used, तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के सुनते। क्यों? क्योंकि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, क्यों? क्योंकि आपको वो सब्जेक्ट में मज़ा आती है। ये आपको ज़बरदस्ती मम्मी पापा ने अगर CSET की क्लासेस लेने के लिए मजबूर कर दिया है तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं है वो सब्जेक्ट पे। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्या बोलते हो उसको प्रॉपर्ली सुन नहीं पाओगे, आप एक्टिव लिसनर बन नहीं पाओगे। ओके, 3 इडियट्स में जो वो बोलता है ना कि सक्सेस के पीछे मत भागो और अपने जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें आपको मज़ा आना चाहिए। वो फरहान उसको भी बोलता है कि फरहान को भी बोलता है कि तुम फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तुम उसमें पढ़ो, इसलिए उसको इंजीनियरिंग में कभी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। तो दैट इज़ डिसइंटरेस्टेडनेस। डिसइंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है सब्जेक्ट में, इसीलिए आप प्रॉपर्ली उसको सुन नहीं रहे हो, इसलिए आप एक्टिव लिसनर बन नहीं पा रहे हो। वही जब आपका इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट आता है, जब आपकी पेंटिंग का कोई लेक्चर आता है या अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो उसका कोई लेक्चर आता है, तो उसमें आप बराबर से ध्यान देते हो। ओके, क्यों? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है। प्री जजिंग द स्पीकर द स्पीच, the listeners form biased opinions by looking at the speaker's look, dress and mannerism. The bias against the speaker can be formed due to one's own gender and color preferences. अब सपोज आपको एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम लेना है, जैसे मैं सॉफ्ट स्किल सेशंस लेती हूँ, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सेशंस लेती हूँ और मेरा सेशन आपके साथ ओके कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग पे है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे है, और मैं आ जाती हूँ एकदम तेल वेल लगा के, चंपू बन के और मतलब लूज़ क्लोथ्स पहन के, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लग रहे थे इसलिए मैं पहन के आ जाती हूँ। तो आपका मेरे साथ फर्स्ट ओपिनियन ये बनेगा कि अरे ये खुद तो मैडम प्रॉपर्ली ड्रेसअप होके नहीं आई है तो हमें क्या सिखाएगी। आपका फर्स्ट ओपिनियन, भले मेरे दिमाग में बहुत सारा कंटेंट है आपको देने के लिए, भले मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है आपको ट्रांसफ़र करने के लिए कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो, बट क्योंकि मैं वैसे ड्रेसअप होके आई हूँ, क्योंकि मेरे बालों में चंपू लगा हुआ है, क्योंकि मेरा फेस प्रेजेंटेबल नहीं है, मेरे क्लोथ्स प्रेजेंटेबल नहीं है, इसीलिए आपके दिमाग में एक बायस बैठ जाता है और आप मेरा आगे का लेक्चर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का या सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का सुनोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है कि ये मैडम से ना हो पाए, ये मैडम हमको क्या सुनाएगी। क्यों? क्योंकि आपने मुझे प्री जज कर लिया बेस्ड ऑन माई क्लोथ्स, बेस्ड ऑन माई लुक्स। ओके, तो आप एक्टिवली सुन नहीं पाओगे आगे। नेक्स्ट, नेगेटिविटी टुवर्ड्स द स्पीकर। द मेजर कॉज ऑफ पुअर लिसनिंग इज ड्यू टू लिसनर्स इमोशनल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल माइंडसेट. The listener will even go to the extent of ridiculing, insulting and humiliating the speaker in public. जैसा मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल कि आपने मुझसे डाउट पूछा और मैंने आपको एकदम गंदा गंदा बोल दिया कि अरे देखो इतना भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि आपने मुझसे डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का डाउट पूछा था और मैंने आपको दिया अरे देखो इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो क्या CS बनेगा, ऐसा वैसा। तो आपके मन में मेरे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई। क्योंकि आपके मन में मेरे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई तो आप मेरा आगे का लेक्चर अगर सुनोगे भी तो आप बराबर से दिमाग में बैठेगा नहीं, क्योंकि दिमाग में वही घूमते रहेगा कि मैडम बहुत सड़ू है, मैडम बहुत रूड है। और आप सामने वाले को भी बताओगे, आप पब्लिकली भी मुझे रिडिक्यूल करोगे अगर आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हो कि अरे नहीं वो दिव्या मैडम का तो लेक्चर नहीं लगाना बिल्कुल भी, वो बहुत बकवास बातें करती है, वो बहुत इंसल्ट करती है, और आप मेरी 100 इंसल्ट कर दोगे वहाँ पर। तो क्योंकि आपके मन में मेरे नेगेटिविटी बैठ गई है कि मैडम ने मुझे इंसल्ट किया था, तो आप मेरे आगे के लेक्चर्स एक्टिवली सुन नहीं पाओगे। आप मेरे लेक्चर्स आगे के एक्टिवली सुन नहीं पाओगे, आपके दिमाग में वही नेगेटिविटी घूमती हुई रहेगी। ओके, नेक्स्ट इज डिफिडेंस। डिफिडेंस मतलब जैसे मैंने लिखा है हार मान लेना। ओके, अब आपको सीनियर्स बता दिए कि यार CSET ना नया नया आया है, कुछ बेस ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, टीचर्स को भी क्या ही पता होगा कि क्या आएगा एग्ज़ाम में, वो क्या ही गाइड कर पाएंगे तुमको इस चीज़ को लेके। तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा ऐसा किसी ने इन्फ्यूज़ कर दिया और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया। तो तुमको ये सब चीज़ें तो सुन के तुमने मेरा फर्स्ट लेक्चर चालू किया,
तो कहीं ना कहीं तुम्हारे साइकोलॉजी में ये है कि अरे यार वो राजू तो इतना इंटेलिजेंट था, वो ऐसा बोल रहा, तो उसको तो 95 आए थे, मेरे को तो 85 आए थे, उसको इतना डिफिकल्ट लग रहा, उसके दिमाग में ये चीज़ें हैं, तो मेरे से क्या होगा, मेरे से कैसे होगा। तो आपके दिमाग में डिफरेंस है, मतलब कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ पे हार मान ली है कि CSET मेरे से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि राजू ने ऐसा बोला, उसके तो 95 है। जो भी रीज़न के कारण आपके मन में वो कॉन्फिडेंस कम हो गया है, आपने पहले से ही हार मान ली है, तो आप मेरा लेक्चर में अपना 100% नहीं दे पाओगे। आप उसको एक फ्रेश स्टार्ट लेके 100% नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी ये चीज़ है, आप ऑलरेडी दिमाग से हार मान लिए हो कि CSET बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। Some listeners suffer from a defeatist attitude. Defeatist attitude मतलब मेरे से तो नहीं हो पाएगा, है तो बस CSET प्रोफेशनल कोर्स, कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले, कुछ भी कर ले, मुझसे नहीं हो पाएगा। दिस इज अ डिफीटिस्ट एटीट्यूड। पहले से ही डिफीट कर लेना, हारने से पहले ही हार मान लेना। Hence, underestimate the self capabilities and decide in advance that they cannot understand what they are going to hear. मतलब आपने अपने दिमाग में इतना परसेप्शन बना लिया कि CSET बहुत डिफिकल्ट है, बिजनेस कम्युनिकेशन तो पूरा लैंग्वेज ओरिएंटेड है, मेरी तो इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड ही अच्छा नहीं है। तो आप केपेबल होने के बाद भी हो सकता है कि आप मेरा लेक्चर सुन के उस चीज़ को अच्छे से समझ लेते, लर्न कर लेते, बट क्योंकि आपके दिमाग में वो डिफीटिस्ट एटीट्यूड था, क्योंकि आप दिमाग से हार मान लिए थे उस चीज़ को लेके, इसीलिए आप प्रॉपरली मेरा लेक्चर सुन नहीं पाओगे और इसीलिए उस चीज़ को लेके आप प्रॉपरली समझ नहीं पाओगे और लर्न नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट इज ओवर एंथुजियाज्म इंटॉलरेंस। दीज आर लिसनर्स हु ऑफन बिकम ओवर एंथुजियाज्म and intolerant and start supplying gaps in the speaker's ideas. So the listener always advances the question, interferes quickly, preventing the speaker to finish and talk on his or her own space. अब क्लासेस में आप स्कूल में देखते होंगे कि जो नॉर्मली फर्स्ट बेंचर्स होते थे ना, मतलब मैडम एक चीज़ समझा रही है, अब जैसे मैं सपोज आपको समझा रही हूँ कि ये चीज़ें बैरियर्स है एक्टिव लिसनर होने की, तो मैं आपको पूरा बैरियर समझाऊंगी, तो आप पहले से ही कोई हाथ उठा लेते बच्चे और वो बोलते हैं कि मैडम बैरियर तो है, आप बैरियर को ओवरकम कैसे करेंगे वो बताओ। मैं आपको वो चीज़ पढ़ाने वाली हूँ आगे, बट क्योंकि वो इतना इंटॉलरेंट है, वो इतना इम्पेशेंट है कि वो बार बार हाथ उठा के मेरे जो फ्लो है पढ़ाने का उसको डिस्टर्ब करेगा। आप स्कूल में भी देखते होंगे फर्स्ट बेंचर होते होंगे, बार बार मैडम को हाथ उठा के बीच बीच में इंटरप्ट करके, मैडम मैं गो टू द टॉयलेट, मैडम ये चीज़ मुझे नहीं समझी, मैडम ये चीज़ फिर से समझाओ, मैडम ये वो करो, मैडम ऐसा करो। वो मैडम के, वो टीचर के, आपकी स्कूल टीचर के फ्लो को डिसरप्ट करते थे, एंड दैट इज कॉल्ड एज ओवर एंथुजियाज्म। मतलब उनको इतना ओवर एंथुजियाज्म है जानने का सब कुछ कि वो वेट ही नहीं कर रहे कि मैं बैरियर्स खत्म करूंगी, उसके बाद बैरियर्स को ओवरकम कैसे करना है वो भी पढ़ाऊंगी, बट वो इतने ओवर एंथुजियास्टिक है, वो इतने इंटॉलरेंट है कि वो सामने वाले की स्पीच को गड़बड़ कर रहे हैं, इसीलिए उनको समझ में नहीं आ रहा। उनके दिमाग में यही चल रहा है कि बैरियर्स को ओवरकम कैसे करना है, इसीलिए वो यही नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअली में बैरियर्स है क्या। उनके दिमाग में कंटिन्यूसली ये चल रहा है कि बैरियर्स को कैसे ओवरकम करेंगे, तो वो बैरियर्स ही क्या है वो ही एक्टिवली लिसन नहीं कर रहे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज ओवर एंथुजियाज्म और इंटॉलरेंस। नेक्स्ट इज डीप रूटेड बिलीव्स। Sometimes one tends to become close-minded and due to one's own deep-rooted beliefs and convictions. मैंने आपको दादी जी का भी एग्जाम्पल दिया था कोरोना वायरस को लेके, एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि सेम दादी जी से आप बात कर रहे हैं और आप उनको बताते हैं कि दादी जी मेरी ना एक गर्लफ्रेंड है, वो शी इज़ प्रॉबली मुस्लिम और शी इज़ प्रॉबली फ्रॉम सम अदर कास्ट, लेट्स नॉट नेम एनी कास्ट, एंड शी इज़ फ्रॉम सम अदर कास्ट और आप कोई और कास्ट के हैं। तो दादी जी बोलती है अच्छा, उनके लिए पहले तो ये बहुत बड़ा शौक है कि दूसरे कास्ट के, तो आपको उस चीज़ के लिए चिल्लाती है कि नहीं हमारे समाज में ये सब नहीं चलता, हमारे यहाँ तो परंपराओं से, तुम्हारे पापा ने भी ऐसी की थी, तुम्हारी मम्मी ने भी हम सेम कास्ट में शादी की थी, ऐसा ना वैसा, ये ना वो। तो वो सुनने के लिए ही तैयार नहीं है कि तुम, वो लड़की कैसी है, वो अच्छी है क्या, पढ़ी लिखी है, कैसी है, उसका नेचर कैसा है, दिखती कैसी है, क्या नहीं है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या है, वो आगे का कुछ तुम उनको कितना भी बताओगे कि वो प्रधानमंत्री की बेटी है या वो खुद प्रधानमंत्री है, तो भी उनको वो परसेप्शन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में डीप रूटेड है वो चीज़ कि भैया इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकती, इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकती, इसीलिए उनके दिमाग में चीज़ फिट है। इसलिए तुम आगे उनको कितना भी बोलोगे कि अरे वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, वो पीएम है देश की, वो प्रेसिडेंट है देश की, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो लिसन नहीं करेंगी उस बात को, बिकॉज ऑफ द डीप रूटेड बिलीव्स। ओके, बिकॉज ऑफ द डीप रूटेड बिलीव्स। या फिर
मतलब तुमने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरी गर्लफ्रेंड है एंड शी इज़ फ्रॉम अदर कास्ट एंड योर मदर इज़ प्रॉबली मोर एडवांस देन योर ग्रैंड मदर, शी इज़ लाइक ओके अच्छा। फिर वो पूछती है अच्छा देखो उससे शादी करनी है, तो आप बोलोगे मम्मी मैं तो अभी 17-18 साल का हूँ, अभी शादी का डिसीजन कैसे लूँगा। तो मम्मी की सनक गई, मम्मी बोली कि तू टाइम पास कर रहा है, तो किसी लड़की की फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, तू ऐसा कर रहा है, तू वैसा कर रहा है, तेरी बहन के साथ कोई ऐसा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो मम्मी को तुम आगे कितना भी बताओगे कि भैया ये हमारा म्यूचुअल डिस्कशन है कि हम आपस में पहले देखेंगे हमारा रिलेशनशिप कैसे जा रहा है, फिर शादी वादी की बात सोचेंगे, करियर बनाएंगे, फिर शादी वादी की बात करेंगे, तो तुम आगे उनको कितने भी एक्सप्लेनेशंस दोगे वो ये बात नहीं सुनेगी, क्योंकि उनके दिमाग में डीप रूटेड बिलीफ है कि अगर आप वो एक ही बार प्यार होता है, हम जीते भी एक ही बार है, मरते भी एक ही बार है और प्यार भी एक ही बार होता है, ये वाला उनके दिमाग में बिलीफ है। तो तुम उनको कितना भी समझाओगे वो नहीं समझेंगी। तो दादी जी और मम्मी के केस में दे विल नॉट बी एक्टिव लिसनर्स बिकॉज दे हैव अ सर्टेन डीप रूटेड बिलीफ इन द माइंड दैट उस जो उनको रोक रहा है कि वो एक्टिवली लिसन कर पाए। ओके ये यहाँ पे ये बैरियर्स टू एक्टिव लिसनर्स ख़त्म होता है। इसको मैं आपको क्विकली एक समराइज पे में रिवाइज करवाऊंगी, उसके बाद हम सिर्फ हेडिंग्स रिवाइज करेंगे। ओके सो इनएडिक्वेट, ध्यान दीजिए यहाँ पे, बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग, इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस, पार्शियल लिसनिंग। इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं CACET का एग्जाम अच्छे से पढूं, बट क्योंकि मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आती इसीलिए मैं प्रॉपर्ली पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं चाह के भी वो मेरे लिए बैरियर हो पा रहा है। इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस क्योंकि लैंग्वेज मैच नहीं हो रही। पार्शियल लिसनिंग मतलब आपका ध्यान ही नहीं है सुनने के अंदर, आपका ध्यान व्हाट्सएप पे, तो आप मेरे लेक्चर पार्शली सुनोगे तो एक्टिवली नहीं सुन पाओगे। डिसइंटरेस्टेड में सब आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं, आपको CACET करना नहीं था फिर भी आपको CACET करा दिया, इसीलिए आपको इंटरेस्ट ही नहीं सब्जेक्ट में, इसलिए आप प्रॉपर्ली सुन नहीं पाओगे। वही अगर आर्ट या म्यूजिक से रिलेटेड होता तो आपका बराबर से एक्टिव लिसनर बन जाते आप। प्री जजिंग द स्पीकर और द स्पीच, मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सेशन लेने आई हूँ और मैं खुद ही चंपू बन के आई हूँ, तो आप जज कर लेते हो कि ये क्या पढ़ाएगी, तो भले मैं आपको कितना भी ज्ञान दे दूँगी आपके दिमाग में वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक प्री जजमेंट बना लिया था। नेगेटिविटी टूवर्ड्स स्पीकर, मैंने आपको डांट दिया था, इंसल्ट कर दी थी, तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी घूमती रहती है, तो मैं कुछ भी आगे बोलूँगी आपकी वो दिमाग की नेगेटिविटी रोकेगी आपको प्रॉपर्ली सुनने से। डिफरेंस मतलब हार मान लेना, पहले से ही आपको कोई अंडर कॉन्फिडेंट कर लेता है, पहले से ही आपके दिमाग में है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप पूरा 100% नहीं दोगे अपना लेक्चर में, और आप चाह के भी प्रॉपर्ली सुन नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अंदर से हार मान चुके हो। ओवर एंथुजियाज्म मतलब सामने वाले को बार बार रोकना, बार बार स्पीच में रोकना कि मैडम बैरियर्स तो आपने पढ़ा दी, ओवरकम कैसे करने वो पढ़ाओ, बार बार उनके फ्लो को रोकना। आप वेट ही नहीं कर रहे हो बैरियर्स को अच्छे से सुनने का, आप ट्राई नहीं कर रहे हो और आप पहले ही ओवरकम करने के पॉइंट पे आ रहे हो। नेक्स्ट इज डीप रूटेड बिलीव्स। दादी मम्मी का एग्जाम्पल, आप उनको कितना भी बता दो कि आपकी गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री है या प्रधानमंत्री की बेटी है, वो नहीं समझेंगी। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में बिलीफ है कि भैया हमारे इसमें इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती। ओके सो दिस वॉज बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग। इसमें अगेन वील क्विकली रिवाइज द हेडिंग्स आर इनएडुकेट लैंग्वेज बेस, पार्शियल लिसनिंग, डिसइंटरेस्टेडनेस, प्री जजिंग द स्पीकर और द स्पीच, नेगेटिविटी टुवर्ड्स द स्पीकर, डिफिडेंस, ओवर एंथुजियाज्म और डीप रूटेड बिलीव्स। ओके सो ये हमने फट से रिवाइज कर लिया कि क्या क्या बैरियर्स थे एक्टिव लिसनिंग के लिए। अब हम जाएंगे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। आपने ऊपर पढ़ा कि एक्टिव लिसनिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है, जो कि था कि अटेंशन है, अटेंशन देना है आपको कम्प्लीटली, आपको नॉट करना है, आपको फेशियल एक्सप्रेशन से भी कम्युनिकेट करना है, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना। वो एक छोटा सा पैराग्राफ था ऊपर, रिमेंबर। और उसके भी ऊपर मैंने आपको बताया हुआ था कि एक्टिव लिसनिंग और इफेक्टिव लिसनिंग आर मोर और लेस द सेम थिंग। ओके, एक्टिव लिसनिंग और इफेक्टिव लिसनिंग आर मोर और लेस द सेम थिंग। तो आपको कहीं ना कहीं अगेन अपना कॉमन सेंस इवॉल्व करके चला। मैं आपको एक एक टॉपिक, एक एक सब हेडिंग अच्छे से समझाऊंगी, बट ताकि आपका बर्डन कम हो इसीलिए आपको मैं समझा रही हूँ कि बात घूम घूम के वही आ रही है। जो एक्टिव लिसनिंग के प्रिंसिपल्स थे वही इलैबोरेटिव वे में इफेक्टिव लिसनिंग के प्रिंसिपल्स होंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, फर्स्ट इज स्टॉप talking, don't talk, listen. If he was supposed to talk more than मतलब वो बोलते ना कि आपको भगवान, मम्मी लोग बोलते ना कि थोड़ा कम बोला कर, भगवान ने 2 कान दिए और 1 मुंह दिए। 2 कान इसलिए दिए कि तुम सुनो ज़्यादा और बोलो कम। तो आप आप बार बार बोलो कम और सुनो ज़्यादा। अगर आप अपनी फ्रेंड के साथ बैठो, आप उनके साथ कॉफ़ी पीने गई हो, आप दोनों बहुत टाइम बाद मिले हो
और आप सिर्फ अपने अपने बारे में बोलते जा रहे हो, अरे तेरे को पता है ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो, आप उसको बोलने ही नहीं दे रहे हो, तो क्या अगली बार वो आपके साथ घूमने आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसको लगे ये तो सिर्फ मैं करती रहती है, ये सिर्फ कंटिन्यूस बोलती रहती है, मेरी बात तो कुछ सुनती नहीं। इसीलिए अगर आपको इफेक्टिव लिसनिंग करनी है तो आपको बोलना बंद करना पड़ेगा और सुनना चालू करना पड़ेगा। डोंट टॉक, लिसन, और टॉक लेस और लिसन मोर। ओके, next is prepare yourself to the speaker, prepare yourself to listen, relax, focus on the speaker, put other things out of the mind. Prepare yourself to listen. आपको पता है कि अभी आप बिजनेस कम्युनिकेशन का मेरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हो, आपका टाइम टेबल बना हुआ है कि आप 12 बजे दोपहर के स्टार्ट करोगे ये लेक्चर और 12 से 1-1:30 बजे तक ये लेक्चर खत्म होगा, एक लेक्चर। तो आप पहले से मेरा लेक्चर सुनने के पहले से अपना फ़ोन साइलेंट पे डाल दो, आपको जिससे भी बात करनी है उससे बात कर दो, मम्मी को बोल दो कि मम्मी मुझे अभी डिस्टर्ब नहीं करना, किसी का भी फ़ोन आएगा तो फ़ोन DND पे डाल दो, वॉशरूम होके आ जाओ, खाना खा के आ जाओ ताकि भूख ना लगे, ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन के कारण आप इम्पैक्ट नहीं हो पाओ और आप मेरी क्लास प्रॉपरली सुन पाओ, एक्टिवली सुन पाओ। तो you are preparing yourself when you're putting your phone on DND, when you're putting your phone on vibration, when you're going to the washroom in advance, when you're telling मम्मी कि मम्मी मेरे को अभी नहीं बुलाना, मेरे को अभी आवाज़ नहीं देना, या मुझे बाहर नहीं बुलाना, या आप पहले से खा के आ रहे हो ताकि आपको भूख ना लगे, तो आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को सुनने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज पुट द स्पीकर एट ईज, हेल्प द स्पीकर टू फील फ्री टू स्पीक, रिमेंबर द नीड्स एंड कंसर्न्स, nods or use other gestures to encourage them to continue, maintain eye contact but don't stare. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये प्रैक्टिकली भी आपको हमेशा आप बोलोगे नहीं तो आप कॉफ़ी पीने गए फ्रेंड के साथ और मैडम ने बोला था कि मेंटेन आई कॉन्टैक्ट और आप उसको ऐसे कंटिन्यूस देख रहे हो, घूरना नहीं है। आई कॉन्टैक्ट मतलब हाँ वो जो बोल रही है फिर आपका नीचे भी ध्यान है, फिर आप वापस आई कॉन्टैक्ट मेंटेन, कंटिन्यूस घूरना नहीं किसी को, दैट मेक्स द पर्सन अनकम्फर्टेबल। अब ये क्या पॉइंट है, पुट द स्पीकर एट ईज, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था एक आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में ऑफ दिस चैप्टर कि आपकी फ्रेंड का ब्रेकअप होता है, आप उसको समझाते हो कि अरे बताना भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तू मेरे साथ शेयर कर सकता है, आई प्रॉमिस आई वोंट टेल एनीवन, आई एम हियर फॉर यू। आप स्पीकर को ईज पे रख रहे हो, आप स्पीकर को वो कंफर्ट लेवल दे रहे हो कि वो आपके साथ बात कर पाए, वो आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर पाए। ओके, सिमिलरली अगर हम क्लास की बात करें तो अगर आप मेरे साथ नोट कर रहे हो, अगर हम फेस टू फेस लाइव कर रहे होते अटेंड, फेस टू फेस या लाइव कर रहे होते ये चीज़ को अटेंड, तो मुझे दिखता कि हाँ ये जो शगुन है ये प्रॉपर्ली सुन रही है, तो मैं उसको ज़्यादा ध्यान दूंगी ज़्यादा ज़्यादा बच्चे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बात को अच्छे से सुन रही है और ये मुझे मोटिवेट कर रही है कि मैं अच्छे से और पढ़ाऊँ। ओके, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस इज़ the same thing as preparing yourself to speak. Preparing yourself to listen में पहले क्या होता है उसको आपने रिमूव कर दिया, अब सुनते समय भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बहुत आप कभी भी देखोगे ना अपनी कोई भी बुक में, स्टार्टिंग की बुक में या जो कॉलम बना हुआ रहता है, मार्जिन्स जो बनी हुई रहती है बुक में, उसमें कुछ ना कुछ डूडल किया हुआ रहता है, कोई ना कोई रंगोली बनाई हुई रहती है, कोई कार्टून बनाया हुआ रहता है, किसी ने फ्लेम्स खेला हुआ रहता है, किसी ने कुछ और खेला हुआ रहता है, जबकि मैडम वहाँ पे पढ़ा रही होती है। तो आपको ये सब डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करने हैं, क्योंकि अगर आपका ध्यान रंगोली बनाने में है और आपका ध्यान कार्टून बनाने में है तो एग्ज़ाम में आप ही कार्टून बन के रह जाओगे और आप एक्टिवली सुन नहीं रहे हो, इफेक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप डूडल वगैरह बना रहे हो, इसीलिए आप कार्टून बना रहे हो। ओके, एम्पैथाइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, लुक एट द इशूज़ फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, लेट गो ऑफ प्री कंसीव्ड आइडियाज़। अब आपका फ्रेंड आया कि यार तेरे को पता है अभी टेस्ट सीरीज़ हुई थी ना, तो टेस्ट सीरीज़ में मुझे बहुत कम मार्क्स मिले, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो आप उसको बोलोगे कि ठीक है यार मुझे समझ में आ रहा है, तो बहुत टेंशन वाली बात भी है, अभी एग्ज़ाम को कम टाइम बचा है और फिर हमें इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं समझती हूँ टेंशन वाली बात है, बट तू टेंशन मत ले, अपन मेहनत करेंगे, मैं तेरे को रिवाइज़ कराऊंगी, हम बार बार साथ में रिवाइज़ करेंगे, हम सेम टाइम टेबल फॉलो करते हैं, हम MCQs पढ़ेंगे, हम कंटिन्यूस रिवाइज़ करते जाएंगे, हम फिर से लेक्चर सुनेंगे। तो आप उसके साथ एम्पैथाइज़ कर रहे हो, आप उसके साथ एम्पैथाइज़ कर रहे हो, आप उसको जज नहीं कर रहे कि तू फेल हो गया, हाँ तो फेल हो गया, आप उसके साथ एम्पैथाइज़ कर रहे हो, आप समझ रहे हो कि उसको फेल होके कैसा लग रहा होगा, उसको टेंशन आ रही होगी, तो आप उसकी टेंशन दूर करने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए आप, क्योंकि आप उसके साथ एम्पैथाइज़ कर रहे हो, इसलिए आप इफेक्टिवली सुन पा रहे हो कि हाँ वो फेल हो गया, और फिर आप उसको बता रहे हो कि अच्छा फेल हो गया तो अभी अपन ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, इफेक्टिवली उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। बी पेशेंट, a pause, even a long pause does not necessarily mean that the speaker has finished. अब अगर मैं तुमको बोलूँगी, मैं एकदम से पानी पीने लग गई
या फेस टू फेस क्लास में ऐसा होता है कि मैडम सर लोग बोलते बोलते 2 मिनट में बोलते कि पानी पीने चले जाते हैं, या उनको कॉल आ जाता है तो दे एक्सक्यूज देमसेल्व्स एंड टेक अ कॉल। तो इसका ये मतलब नहीं तुम अपना बोरिया बस्तर बांध के कट लो वहाँ से, नहीं, इट्स जस्ट अ पॉज, इट्स जस्ट अ स्मॉल ब्रेक, इट मे बी अ वाटर ब्रेक, और मे बी उनको बोल बोल के वो थक गए होंगे इसलिए वो 2 सेकंड के लिए रुके, या वो कुछ सोच रहे होंगे इसलिए वो 2 सेकंड के लिए रुके। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि क्लास खत्म हो गई और तुम वहाँ से कट लो और तुम्हारा सुनना बंद हो जाए। तो यू हैव टू बी पेशेंट कि सामने वाला अगर रुका है तो आपको भी 2 सेकंड रुकना है और फिर उनकी बातें सुनना स्टार्ट करना है। रुकना डज नॉट मीन कि वो लेक्चर या क्लास खत्म हो गई है। ओके, अवॉइड पर्सनल प्रिजुडाइज, ट्राई टू बी इम्पार्शियल, don't become irritated and don't let the person's habit or mannerisms distract you from what the speaker is really saying. Everybody has a different way of speaking. Some people are, for example, more nervous or shy than others. Some have regional accents or excessive arm movements. अब जैसे तुम देख रहे होंगे कि मैं तुमको ऐसे ऐसे करके पढ़ा रही हूँ कि अच्छा ये एक्टिव लिसनिंग है तो वो एक्टिव लिसनर बन जाता है, फिर ये पैसिव लिसनिंग है तो वो पैसिव लिसनर बन जाता है, ऐसे करके मैं तुमको समझा रही हूँ, या मैं कंटिन्यूसली आर्म मूवमेंट्स कर रही हूँ, या मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, या मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। तो तुम्हें इम्पार्शियल होके सुनना है, तुम्हें उस चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है कि हाँ मैडम तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के एग्जाम्पल्स दे रही है, या मैंने तुम्हें बोला था पिछले क्लास में कि तुम्हारे किसी क्लोज फ्रेंड का पेरेंट हैज़ एक्सपायर। सो यू डू नॉट हैव टू टेक एवरीथिंग पर्सनली, यू हैव टू बी वेरी इम्पार्शियल। तुमको समझने की कोशिश करना है कि मैडम ये जो एग्जाम्पल्स दे रही है वो इसीलिए दे रही है कि क्लास का मूड लाइट हो और हमें ये एग्जाम्पल्स याद रहे। आप अगर पार्शली सुनोगे कि मैडम तो हमेशा यही बातें करती है, या मैडम नेगेटिव बातें करी, मैडम ने ऐसा कैसे बोला मेरे दोस्त के लिए, तो आप प्रॉपरली जो कॉन्टेक्स्ट है, जो कोर्स है, वो समझ नहीं पाओगे। ओके, सो यू हैव टू ट्राई टू बी इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मतलब कि आपके दिमाग में कोई प्रिजुडाइज नहीं रहे मुझे लेके। ओके, listen to the tone, volume and tone both add to someone what someone is saying. A good speaker will use both volume and tone to the advantage to keep an audience attentive. अब अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि हमारा CSET का एग्ज़ाम आ रहा है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, अगर आपने पढ़ाई बराबर नहीं की तो आप फेल हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो ये आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगर बोलोगे हमारा CSET का एग्जाम पास में आ रहा है, हमें बहुत मेहनत करनी है, हमें 1 महीना पूरा जान लगा देनी, फिर उसके बाद हम रेस्ट करेंगे और फिर सब अच्छा होगा, तो मैंने अपने जोश से आपको वो चीज़ बोली, मैंने टोन चेंज करके आपको वो चीज़ बोली, तो आपके अंदर वो एक्चुअली मोटिवेशन आया। तो टोन और वॉल्यूम दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती है इफ़ेक्टिव, दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती है इफ़ेक्टिव लिसनिंग में। ओके, वही चीज़ अगर मैंने आपको सेम टोन में बोली तो आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आया, आप प्रॉपर्ली उस चीज़ को सुन नहीं पाए, और वही चीज़ जब मैंने आपको वॉल्यूम चेंज करके जोश के साथ बोली तो आपके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन आया। ओके, लिसन फॉर आइडियाज़ नॉट जस्ट वर्ड्स, यू नीड टू गेट द होल पिक्चर नॉट जस्ट द आइसोलेटेड बिट्स एंड पीसेस। जो बोलते हैं ना कि भावनाओं को शब्दों पे मत जा, भावनाओं को समझ, या शब्दों पे मत जा, भावनाओं को समझ। कभी अगर कोई स्पीकर गलत बोल देता है कि अनकंडीशनल को अनकंफर्टेबल कभी मुंह से निकल जाता है, या कभी कुछ और हो जाता है, तो आपको समझना है कि ये स्लिप ऑफ टंग था, ये गलती से मैडम के मुंह से ऐसा निकलना, कहने का मतलब ये था, कहने का मतलब ये था, ना कि तुम उसको लेके बैठ जाओ कि अरे मैडम ने अनकंडीशनल को अनकंफर्टेबल बोल दिया तो अभी तो मेरे को आगे का समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे होगा, गलत क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, उसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो आप भावनाओं को समझो, आप बिगर पिक्चर समझने की कोशिश करो कि मैडम का कहने का मतलब ये था, ना कि उनके जो एक्चुअल वर्ड्स हैं उन पे जाओ अगर कभी कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो। ओके, लास्ट इज wait and watch for non-verbal communication. Gestures, facial expressions and eye movement can all be important effective listening में। again same thing, इसके मैं आपको बहुत examples दे सकती हूँ। जब आप घर देर रात से आए थे तब मम्मी ने कर दिया था, या आपने उसको पूछा था डेट पे चला, हाँ हाँ चलूँगी तेरे साथ डेट पे, ऐसे करके सरकाज़म उसने आपको दे दिया था। तो ये सब फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर मैं सुन रही हूँ और मैं कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे देख रही हूँ कैमरा में, ये वो मैं ठीक लग रही हूँ क्या, मैं पढ़ा रही हूँ क्या अच्छे से, मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा आपको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ना ही हूँ, मैं तो खुद से ऑब्सेस्ड हूँ, इसलिए खुद को यहाँ देखना ही हूँ। ओके, सो यू हैव टू, अगर आपको इफेक्टिवली सुनना है तो यू हैव टू पे अटेंशन टू ऑल दीज नॉन वर्बल सिग्नल्स एज वेल। ओके, सो विल अगेन क्विकली रिवाइज this topic.
ये टॉपिक था प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग. अगेन एक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग, मोर और लेस द सेम थिंग. तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग हमने पढ़ा था कि स्टॉप टॉकिंग, मतलब टॉक लेस एंड लिसन मोर. प्रिपेयर योर सेल्फ टू लिसन, कि आप अगर मेरा लेक्चर सुनने से पहले आप सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दो. पुट द स्पीकर एट ईज, आप उसको कंफर्टेबल कर दो. जो फ्रेंड का ब्रेकअप हुआ है उसको बोलो कि हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं हूँ ना तेरे लिए. उसको कंफर्टेबल करो ताकि वो बोल पाए. डिस्ट्रैक्शंस हटा दो. रंगोली नहीं बनानी है बुक में लेक्चर सुनते समय, कार्टून नहीं बनाना है बुक में लेक्चर सुनते समय. एम्पैथेटिक, कि आप उसकी दर्द को समझो और उसको समझने की कोशिश करो कि उसको कैसा फील हो रहा होगा. पेशेंट रहो. अगर कोई पॉज ले रहा है या पानी पीने की ब्रेक ले रहा है या फ़ोन कॉल की ब्रेक ले रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया. यू हैव टू बी पेशेंट ताकि जब तक सामने वाला आए. अवॉइड पर्सनल प्रेजुडाइज, किसी को किसी के लैंग्वेज से, फेशियल कलर से या फिर टोन से या फिर जैसे कि मैंने अपना एग्जाम्पल दिया था आर्म मूवमेंट से आपको उसको जज नहीं करना है. टोन आपको सुननी है बराबर से. जो मैंने मोटिवेशन बोला था कि टोन और वॉल्यूम से बहुत फ़र्क पड़ता है. अगर टोन और वॉल्यूम स्पीकर की बराबर होगी तो आप इफेक्टिवली लिसन कर पाओगे. लिसन फॉर आइडियाज़ नॉट जस्ट वर्ड्स, भावनाओं को समझो, शब्दों पे मत जाओ. वेट एंड वॉच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान दो, ना कि जस्ट सिर्फ वर्ड्स पे. ओके, तो दीज वर प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग. अगेन विल क्विकली रिवाइज. प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग: स्टॉप टॉकिंग, प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन, पुट द स्पीकर एट ईज, remove distractions, empathetic, be patient, avoid personal prejudice, listen to the tone, listen for ideas not just words, wait and watch for non-verbal communications, wait and watch for non-verbal communications. Okay, so ये अभी यहाँ पे हम इसको आज का जो हमारा लेक्चर है यहाँ पे इसको एंड करते हैं. इसके बाद सिर्फ एक और आई थिंक लेक्चर लगेगा, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. एक और जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ और MCQs बचे वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. एंड अभी बिफोर वी मूव ऑन टू बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, एज ऑलवेज जो कि हम रोज़ करते हैं वो हम कर लेते हैं इसको फटाफट रिवाइज़. हमने चालू किया था यहाँ से एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग. एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग मैंने आपको बताया था कि मोर और लेस सेम चीज़ ही है. उसके बाद टाइप ऑफ लिसनर्स हमने किया था. टाइप ऑफ लिसनर्स मतलब टाइप ऑफ लिसनर्स थे एक्टिव लिसनर्स, पैसिव लिसनर्स, मार्जिनल लिसनर्स, नॉन लिसनर्स एंड इवैल्यूएटिव लिसनर्स. एक्टिव लिसनर्स वो थे जो प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, पूरे तन मन धन के साथ इन्वॉल्व थे और विन विन सिचुएशन क्रिएट हो रही थी. पैसिव लिसनर्स थे जो ऑपोजिट थे एक्टिव लिसनर्स के, जो सिर्फ टाइम पास करने थे, जो एक्चुअली सुन भी नहीं रहे थे, सिर्फ हियर कर रहे थे. एंड नॉन लिसनर्स थे वो सुनते ही नहीं है क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका इस सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो आपका ध्यान ही नहीं लगेगा यहाँ पे, तो आप नॉन लिसनर की कैटेगरी में होते हो और आप प्रिटेंड करते हो कि आप सुन रहे हो उस चीज़ को. मार्जिनल लिसनर्स है इम्पेशेंट रहते हैं मेन आइडियाज़ को लेके कि मैडम सिर्फ MCQs करा दो, हमें बाकी का मत पढ़ाओ, हमें कोई मतलब नहीं कॉन्सेप्ट पढ़ के. इवैल्यूएटिव लिसनर्स थे जासूसी गर्लफ्रेंड का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप जो जो लिख रहे हो, जो जो बोल रहे हो, एक एक वर्ड को वो पूरा इवैल्यूएट करेंगे, कितने डॉट्स लगे, हमें इमोजी क्यों नहीं भेजा, यस के साथ. एंड कैरेक्टर, इसके बाद फिर हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव लिसनर्स कि वो सीरियस रहते हैं पूरे प्रोसेस को लेके, अटेंशन देते हैं पूरे इसको, बॉडी लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट करते हैं, नॉट करते हैं, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं. फिर हम आए थे बैरियर्स टू एक्टिव लिसनर्स. बैरियर्स टू एक्टिव लिसनर्स में था इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस था कि अब मैं चाहता हूँ मैं समझूँ बट मैं लैंग्वेज के कारण नहीं समझ पा रहा हूँ. पार्शियल लिसनिंग था कि मैं बराबर से सुन ही नहीं रहा हूँ तो एक्टिव लिसनिंग कैसे होगी. फिर डिसइंटरेस्टेडनेस, आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं इसलिए आपका ध्यान ही नहीं लग रहा है. प्री जजिंग द स्पीकर और द स्पीच कि मैं बराबर से चंपू बन के आ गई तो आपने समझा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में मैडम क्या ही समझा देगी हमको. नेगेटिव टुवर्ड्स द स्पीकर, मैंने आपकी इंसल्ट कर दी थी तो आपके दिमाग में वही नेगेटिविटी घूम रही थी. डिफिडेंस मतलब हार मान लेना. ओवर एंथुजियाज्म, बार बार स्पीकर को रोकना और उसके फ्लो को डिस्टर्ब करना, इसीलिए आप बराबर से सुन नहीं पा रहे हो. डीप रूटेड बिलीव, जो मैंने दादी और मम्मी का इसमें आपको एग्जाम्पल दिया था. फिर हम आए थे प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग पे. प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग और इफेक्टिव लिसनिंग मैंने आपको बताया था सेम चीज़ है तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ भी पढ़ना है. प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग थे कि स्टॉप टॉकिंग आपको कम, स्टॉप टॉकिंग आपको सुनना कम है, बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है. आपको प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन, आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा देने क्लास सुनने के पहले. स्पीकर को ईज पे रखना, उसको कंफर्टेबल करना है. क्लास सुनते समय डिस्ट्रैक्शन हटा दे, डूडल नहीं करना है, रंगोली नहीं बनानी है, एम्पैथेटिक बनना है. आप समझने की कोशिश करो कि सामने वाले को कैसा फील हो रहा है. बी पेशेंट, अगर पॉज हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि एंड हो गया है. अवॉइड पर्सनल प्रेजुडाइज, की कोई भी चीज़ पे उसको पर्सनली इन्वॉल्व मत करो कि मैडम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की एग्जाम्पल ज़्यादा देती है, मैडम आर्म मूवमेंट ज़्यादा करती है, या ये ऐसा दिखता है वो वैसा दिखता है. टोन बहुत मैटर करती है, वॉल्यूम और टोन इफेक्टिव लिसनिंग में. भावनाओं को समझो, सिर्फ शब्दों पे मत जाओ. वेट एंड वॉच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, यहाँ तक हमने सुना था. अब हम विल मूव ऑन टू
बिजनेस टर्मिनोलॉजीज कुछ कुछ करेंगे फट से 10-15 मिनट्स में, देन वील रैप अप विद दिस लेक्चर। ओके, सो हमने लास्ट इसमें पूरी करंट लाइबिलिटीज़ तक पढ़ी हुई थी टर्मिनोलॉजीज़। अगेन आई होप आपने रिवाइज़ की होगी, आपने अपनी जो भी मैंने मार्किंग्स इंस्ट्रक्ट की थी वो कर ली होगी। नाउ वील मूव ऑन टू द डी सीरीज़। डी सीरीज़ आज हम पूरी ख़त्म करेंगे, बहुत छोटी सी है, डोंट वरी, फटाफट हो जाएगी 10 मिनट्स में। प्लीज़ बी पेशेंट, क्योंकि मैंने आपको बोला एक साथ नहीं हो पाएगा, रो दोगे एंड में। ओके, then we start with the D series. Damages means compensation awarded by a court of law for breach of contract in a civil litigation. Compensation awarded by a court of law मतलब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था कि सामने वाला इंसान मुझे इस डेट पे ये माल इस क्वालिटी में पहुंचा देगा, और क्योंकि आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था तो आपने सामने बेचने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। अब सामने वाले ने जिससे आपने खरीदने का सोचा था उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अब उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो आपका जो आगे का कस्टमर था वो भी बिगड़ गया। तो वो बिगड़ गया इसीलिए क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था, तो वो आपको डैमेजेस देगा, मतलब एक कॉम्पेंसेशन देगा कि वो अपना ऑब्लिगेशन जो था फुलफिल नहीं कर पाया, ताकि आप उस कॉम्पेंसेशन से अपना ऑब्लिगेशन आगे का पूरा कर पाओ। दैट इज कॉल्ड एज डैमेजेस। डैमेजेस इज नथिंग बट कॉम्पेंसेशन जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो। ओके, डे ऑर्डर, एन ऑर्डर विच रिमेन्स वैलिड फॉर द डे इट इज एंटर्ड अनलेस मैच इट इज ऑटोमेटिकली कैंसल्ड एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग। मतलब दिस इज कॉल्ड एज इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब स्टॉक एक्सचेंज पर अगर आप सेम डे पे ट्रेड कर रहे हो, बाय सेल कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज डे ऑर्डर। ये वैलिड रहता है पूरे एंटायर डे पे, और डे के एंड में वो प्रॉपर्ली ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, मतलब वो सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड रहता है। नेक्स्ट इज डिबेंचर्स, एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिक्योरिटी थ्रू विच कंपनी में बोरो फंड्स। कंपनी के पास ना, आप फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ोगे जब आप CACET करके एग्जीक्यूटिव में आओगे, मैं ही पढ़ाती हूँ वो सब्जेक्ट, आपको मॉड्यूल 2 का सब्जेक्ट है, तो उसमें हम ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट अभी भी आपको पता होगा कि डिबेंचर्स क्या होता है। डिबेंचर्स, कंपनी के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं कि वो बैंक से ले ले पैसा, या इक्विटी से पैसा ले ले, इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, या फ्रेंड से पैसा ले ले। अब डिबेंचर्स होता है कि आप लोन ले रहे हो बट फ्रॉम पब्लिक। आप पब्लिक से अगर कोई लोन ले रहे हो या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन ले रहे हो तो उसको बोलते हैं डिबेंचर्स। ये डिबेंचर्स जब आप लेते हो तब आप उनको पीरियडिकली आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ता है। दिस इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, नॉट अ चॉइस ऑफ द कंपनी। और ये जो पैसा है वो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रिडीम करते हो, डिबेंचर्स को रिडीम करते हो, मतलब वो पैसा लौटा देते हो, उसको बोलते हैं डिबेंचर्स। एन इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी थ्रू विच अ कंपनी में बोरो फंड्स फ्रॉम पब्लिक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस on which interest usually is payable on specific dates and principal amount repayable on a particular date of redemption of the same. ओके, नेक्स्ट इज डेबिट नोट। ऊपर हमने क्रेडिट नोट पढ़ा था, नीचे डेबिट नोट है। डेबिट नोट इज दिस ऑपोजिट ऑफ क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट ये था कि सेल्स रिटर्न हो रहे थे, इसलिए जो सेलर था उसने क्रेडिट नोट इशू किया था। अब डेबिट नोट इज अ डेबिट नोट बाय द सेलर टू बायर टू रेक्टिफाई एन अंडर चार्ज इन द ओरिजिनल इनवॉइस। इट इज इन द नेचर ऑफ सप्लीमेंट्री इनवॉइस, मतलब वो अपने ओरिजिनल इनवॉइस में कम चार्ज कर दिया था, इसीलिए उसको ज़्यादा चार्ज करना है तो वो और ज़्यादा चार्ज करें तो वही डेबिट नोट इशू करता है। मतलब वो सप्लीमेंट्री इनवॉइस होता है, वो एक और एक इनवॉइस होता है, क्योंकि उसने पहले इनवॉइस में कम चार्ज किया था, तो उसको बोलते हैं डेबिट नोट। नेक्स्ट इज डेट एंड इक्विटी। डेट एंड इक्विटी इज सम ऑफ लाइबिलिटीज इन कैपिटल। आई एम श्योर आपने 11th-12th में अकाउंट्स में बहुत क्लियरली पढ़ा होगा ये। दिस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल एसेट्स। डेट फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग इज जब आप डेट लेके पैसा करते हो, जब आप ओनर्स फंड लेते हो, जब आप इक्विटी इशू करते हो, दैट इज ओनर्स फंड। ओनर्स फंड मतलब वो ओनर्स बन जाते हैं कंपनी के जब आप इक्विटी इशू करते हो। डेट फाइनेंसिंग मतलब जो पैसा आप उधारी पे लेते हो, जब आप उसको रिटर्न करना पड़ता है, जो पैसा आपको इन फ्यूचर रिटर्न करना है, दैट इज कॉल्ड एज डेट फाइनेंसिंग। When you borrow money from a lender and agree to repay the same with principal, agree to repay the principal with interest and regular payments, it's called as debt financing. It is normally the most common source for small business fundings. Okay, debt financing can include borrowing from banks, business credit card, lines of credit. Credit card में भी तो यही होता है ना, आपको बोलते हैं 1 महीने तक आप पैसा फ्री में यूज़ करो, उसके बाद अगर आपने 5 दिन में पैसा वापस नहीं दिया मंथ खत्म होने के बाद, तो आपको इतना इंटरेस्ट रोज़ का लगेगा। तो दैट इज़ डेट फाइनेंसिंग। Declaration, unsworn statements of fact made by a party to the transaction or by one who has interest in the facts recounted. अब आजकल जब लॉकडाउन चल रहा था तब बहुत जगह ऐसा रूल हो गया था इन स्टेट्स ऑफ केरला और समवेयर कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन आपने फॉर्मेट देखा होगा कि आई CA दिव्या वासवानी, son of Ramesh Vaswani, is hereby declare that I am going out, I am traveling from Nagpur to Pune during the lockdown and I am responsible for my safety, ऐसा करके, and it is an urgent and expedient matter, और मैं नीचे साइन कर देती हूँ।
तो डिक्लेरेशन मतलब मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि मैं नागपुर से बाहर जा रही हूँ लॉकडाउन में. दिस वॉज आई थिंक इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट्स ऑफ केरला वेयर दिस वॉज हैपनिंग कि अगर आपको लॉकडाउन में बाहर कहीं जाना है तो आपको एक डिक्लेरेशन सबमिट करना है. आपने नॉर्मली फॉर्मेट देखा होगा कि आई डैश 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 सन ऑफ डैश 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 इज़ हियर बाय डिक्लेयरिंग दैट, ऐसा करके. तो वो एक डिक्लेरेशन बोलते हैं उसको, एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बाय पार्टी टू द ट्रांजैक्शन कि ये फैक्ट है, ये मैं स्टेटमेंट इशू कर रहा हूँ. डीड, अ लीगल डॉक्यूमेंट इन राइटिंग साइंड एंड सील्ड एंड डिलीवर्ड बाय द पर्सन मेकिंग द डीड. अब आपने सुना होगा पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी डिटेल्स होती है कि ये पार्टनर्स हैं, ये रेशो में वो लोग प्रॉफिट्स शेयर करेंगे, ये उनकी लाइबिलिटीज़ है, ये उनकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं. तो ये एक पार्टनरशिप डीड इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट जो कि सारे पार्टनर्स जो कि लिखी जाती है और फिर सारे पार्टनर्स उस पर साइन करते हैं. तो इट कैन बी एनी काइंड ऑफ डीड. पार्टनरशिप डीड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डीड, अ लीगल डॉक्यूमेंट. ओके, नेक्स्ट, डिफॉल्ट, टू फेल टू रिस्पॉन्ड और टू आंसर द प्लांटिव्स क्लेम बाय फाइलिंग द रिक्वायर्ड कोर्ट डॉक्यूमेंट यूजुअली एन अपीयरेंस और आंसर. डिफॉल्ट मतलब आपको कोर्ट में आपके अगेंस्ट केस हो रहा है. अगेंस्ट केस हो रहा है मतलब किसी ने आपके ऊपर केस फाइल किया, किसने मेरा मर्डर किया है, और आप या तो कोर्ट में आते नहीं हो, या फिर मतलब कोर्ट की डेट, हियरिंग की डेट के दिन आप आते नहीं हो, या फिर अगर आप आते हो तो आपके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं सबमिट कर पाते हो, तो उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट. यू डिफ़ॉल्टेड इन बीइंग प्रेजेंट देयर एट योर हियरिंग. नेक्स्ट इज डिफेंडेंट. In civil cases, the person is given court papers and is called a respondent. In criminal cases, the person is arrested and charged with a crime. दो पार्टीज होती है, एक प्लांटिफ होता है और एक डिफेंडेंट होता है. प्लांटिफ होता है मतलब जो कि जो बोलते दुख सहता है. मतलब अगर मैंने बोल रही हूँ कि इसने मेरी मॉम का मर्डर किया है तो मैं प्लांटिफ हूँ, मैं दुखी आत्मा हूँ. क्योंकि तुमने मेरी मॉम का मर्डर किया है. तो तुम डिफेंडेंट हो, तुम डिफेंड कर रहे हो कि नहीं मैंने ऐसा काम नहीं किया है, तो तुम डिफेंडेंट हो और मैं प्लांटिफ हूँ. मतलब मैंने केस फाइल किया तुम्हारे अगेंस्ट, तो तुम रिस्पोंडेंट हो, तुम उस केस के डिफेंडेंट हो. तो सिविल केस, क्रिमिनल केसेस मतलब जहाँ मार धाड़ का बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिमिनल केसेस. तो क्रिमिनल केसेस में जिस इंसान क्रिमिनल केसेस द पर्सन इज अरेस्टेड एंड चार्ज विद अ क्राइम. अगर तुम अरेस्ट हो जाते हो उस केस को लेके तो तुम उस केस में डिफेंडेंट हो. या सिविल केस है जहाँ पे अरेस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है बट तुम्हारे अगेंस्ट मैंने केस फाइल किया और तुम्हें नोटिस आया है, तो तुम डिफेंडेंट हो जाते हो. डिफेंडेंट मतलब सिंपली जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट. डीमटीरियलाइजेशन, पहले कैसा होता था कि हर चीज़ फिजिकल सर्टिफिकेट में इशू होती थी. शेयर्स होते तो शेयर सर्टिफिकेट का एक अलग से पेपर आता था, डिवेंचर सर्टिफिकेट का एक अलग से पेपर आता था. अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है. तो वो जो ट्रांजिशन है फिजिकल फॉर्म से लेके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का, उसको बोलते हैं डीमटीरियलाइजेशन. डिपॉजिटरी जहाँ पे भी मैंने आपको बताया सब कुछ डीमटीरियलाइज हो गया, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया. तो जहाँ पे भी सारी सिक्योरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होती है उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी. The system of organization works through registered members called as depository part to maintain a record of securities in electronic और dematerialized form. जहाँ पे भी ये securities इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की securities प्रॉपरली मेंटेन की जाती है, स्टोर की जाती है, उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी. डेप्रीसिएशन, वेरी कॉमन थिंग कि हर फिक्स्ड एसेट्स को हम एक एवरी ईयर, क्योंकि वो इतना यूज़ होता है, उसका वेर एंड टेयर होता है, तो उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट करते हैं. उसकी वैल्यू एट अ फिक्स्ड परसेंटेज और एट अ रिड्यूसिंग मेथड उसको कम करते जाते हैं फिक्स्ड एसेट्स के केस में, उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन. डेरिवेटिव मार्केट सच एज ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शंस एंड ऑप्शंस मार्केट. डेरिवेटिव इज अ वेरी वास्ट टर्म. ये दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड. सीए फाइनल में एक बहुत ही सुपर लेंदी मतलब 100-150 पेज का एक चैप्टर है डेरिवेटिव्स को लेके. तो आई जस्ट क्विकली गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू कि डेरिवेटिव्स होता क्या है. डेरिवेटिव मतलब कि आप किसी चीज़ की वैल्यू किसी से डिराइव कर रहे हो, एक अंडरलाइंग एसेट से डिराइव कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव. कि व्हेन यू डिराइव वैल्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट, दैट इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव. उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, आपने फ्यूचर्स सुने होंगे, ऑप्शन सुने होंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो ये सब जहाँ ट्रेड होते हैं उसको बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट. Differentiation is an approach to create a competitive advantage based on obtaining a significant value that customers will appreciate. अब जैसे जियो है, जियो ने डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जब उसने फ्री में नेट देना चालू कर दिया था, बहुत ही नॉर्मल वैल्यूज़ में नेट देना चालू कर दिया था. या जब उसने फ़ोन्स बहुत ही सस्ते निकाले थे कि हर ऑटो वाले, हर गरीब से गरीब इंसान तक के पास फ़ोन्स पहुंच जाए, तो उसने एक डिफरेंशिएशन अडॉप्ट किया in the telecom market in the mobile sector department. Disbursement
अ लेजिटिमेट पेमेंट ऑफ मनी आउट ऑफ सम फंड्स। अब जैसे आप बैंक लोन के लिए अप्लाई करते हो तो पहले वो लोग देखते हैं सब कुछ, फिर आपका लोन सैंक्शन करते हैं। लोन सैंक्शन मतलब कि हाँ हम आपको पैसे दे देंगे। जब वो फाइनली आपको पैसे देते हैं, अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसबर्समेंट। दे डिसबर्स मनी फ्रॉम देयर अकाउंट टू योर अकाउंट। मतलब वो एक लेजिटिमेट मतलब लीगल एक ओरिजिनल पेमेंट ऑफ मनी है फ्रॉम वन फंड टू अनदर। डिस्काउंट और रिडक्शन फ्रॉम अ स्टेटेड अमाउंट कि भैया 10 रुपये का, अरे भैया 8 रुपये ले लो, अरे 6 रुपये ले लो, तो वो जो 2 रुपये जो 4 रुपये का उन्होंने कम करके आपको देते हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंटेड बिल, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन कैश व चार्ज बाय द बैंकर बिफोर द डेट ऑन विच इट बिकम्स पेबल। बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे मैंने आपको बताया एक प्रॉमिसरी नोट होता है कि आई हियर बाय प्रॉमिस टू पे XYZ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी ऑन अ सर्टन अमाउंट ऑफ डेट। बट अगर XYZ को मतलब अगर वो पैसे आपको पहले चाहिए तो आपको वो जाके बैंक में डिस्काउंट कराना पड़ता है। तो बैंक एक अपना परसेंटेज काट के आपको कैश दे देती है डेट के पहले, तो उसको बोलते हैं बिल डिस्काउंट कराना। बिल ऑफ एक्सचेंज की डेट से पहले जब आपको कैश चाहिए रहती है और आप बैंक के पास जाते हो तो उसको बोलते हैं बिल डिस्काउंट करवाना। Dismissal, a judge's decision to end the case. Next is dispose, ending a legal case और judicial proceeding। दोनों केस में यही लिखा है कि डिसमिस में भी यही लिखा है कि केस एंड हो जाता है और डिस्पोज में भी यही लिखा है कि केस एंड हो जाता है। अब डिफरेंस क्या है? डिसमिसिबल में ये डिफरेंस है कि जज बोलता है केस एंड हो गया क्योंकि केस का कोई महत्व ही नहीं है, केस पे कोई सरपाव ही नहीं है, केस का कोई बेस ही नहीं है, इसलिए केस डिसमिस हो जाता है। और डिस्पोज क्या होता है कि जब केस खत्म हुआ है बट खत्म एक प्रॉपर डिसीजन लेके खत्म हुआ है कि हाँ ये गलत है, ये गलत नहीं था, या ऐसा, ये सही है, वो गलत है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो दैट इज डिसमिसल। डिसमिसल मतलब डिस्पोज मतलब कि केस प्रॉपरली डिसाइड होके खत्म हुआ है, और डिसमिसल मतलब जज बोलता है कि इस केस का कोई सरपाव नहीं है, केस डिसमिस करो, ये केस आगे बढ़ेगा ही नहीं। डिसमिसल इसकी ये केस आगे बढ़ेगा ही नहीं। डिस्पोज मतलब कि ये केस बढ़ चुका है, केस का डिसीजन आ चुका है और अब हम इस केस को ख़त्म कर रहे हैं। डिस्पोजिशन, द मैनर इन विच केस इज सेटल्ड और जो भी ये मैनर जिस वे से केस रिजॉल्व होता है उसको डिस्पोजिशन बोलते हैं। Dissolution, legal end of a marriage, also called as divorce. In case of private so things like marriage and all, it is called as divorce. कंपनीज़ का भी अगर कंपनीज खत्म होने आ रही है तो उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं, या पार्टनरशिप डिसॉल्व करना बोलते हैं। जब एक पार्टनरशिप में पार्टनर्स अलग अलग होते हैं तो हम बोलते हैं पार्टनरशिप खत्म हो रही है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। डिविडेंड इज और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन सिक्योरिटीज। जब भी आप शेयर्स इशू करते हो, कंपनी जब शेयर्स इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स को तो उनको एक डिविडेंड देना पड़ता है। डिविडेंड मतलब एक रिटर्न जो कि उन्होंने हमारी कंपनी में जो पैसा लगाया है वो उस पर हम उनको रिटर्न देते हैं, तो वो डिविडेंड देते हैं। ये बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट हो सकता है, डिविडेंड वारंट्स के थ्रू भी इशू हो सकता है, या फिर डीमैट अकाउंट में भी जा सकते हैं। डीमैट अकाउंट मतलब डीमटेरियलाइजेशन, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि फिजिकल फॉर्म्स कन्वर्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में। तो डिविडेंड इज़ नॉट कंपल्सरी टू पे इन केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है। ओके, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट्स विच प्रोवाइड कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ सम एसेट, usually denotes non-negotiable instruments such as bill of lading or delivery challans showing the transfer of title to the transferee for a specified period or for say purpose of transportation। अब कोई ट्रांसपोर्टर है, उसको अब तुमको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको गुड्स तो तुमको देने पड़ेंगे ना, उसके पास गुड्स ही नहीं रहेंगे तो वो डिलीवर कैसे करके आएगा ट्रक वाला। तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल रहते हैं कि आई एम ट्रांसफरिंग द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इशू करते हो आप ट्रक ड्राइवर के लिए, या वो जो कंपनी है ट्रांसपोर्टेशन कंपनी उसके लिए कि इनके पास टाइटल है तब तक के लिए जब तक ये गुड्स ट्रांसफ़र नहीं होते। दैट इज़ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, मतलब आप अपना टाइटल ट्रांसफ़र कर रहे हो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। डोमिसाइल मतलब परमानेंट होम ऑफ अ पर्सन। एक इंसान के, अब जैसे मुकेश अंबानी, उसका हर एरिया में घर है, उसका हर कंट्री में घर है, ये यहाँ घर है वहाँ घर है, बट मेन घर उसका मुंबई में, जो उसका परमानेंट एड्रेस है उसको बोलते हैं डोमिसाइल। ड्राफ्ट, अ डॉक्यूमेंट रिक्वायरिंग वन पार्टी, यूजुअली बैंक जो डिमांड ड्राफ्ट इशू करता है। इंस्टीट्यूट ने भी कभी पहले होता था क्या, अभी तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया, बट पहले लोग बोलते थे कि डीडी, आप एक डीडी बनवा के लाओ फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करो। डीडी में कैसा होता है कि जो ड्रॉई बैंक रहती है, मतलब जो मेरी, अगर मैं डिमांड ड्राफ्ट इशू करके आ रही तो मेरी बैंक गारंटी लेती है कि हाँ ये क्लियर होगा ये चीज़, तो उसको बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट। डंपिंग इज सेलिंग ऑफ गुड्स इन अ मार्केट यूजुअली ओवरसीज एट अ प्राइस वेल बिलो कॉस्ट। दिस इज़ नॉर्मली इन केस ऑफ इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स। अब जैसे चाइना है, आप देखते होंगे कि अरे मैडम ये चाइनीज़ माल है इसीलिए इतना सस्ता है, इसकी क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं, ये नहीं। तो चाइना अपना माल इंडिया में कैसे उसने जमाया, क्योंकि उन्होंने प्राइसेस इतने कम कर दिए कि मतलब डंप कर दी लिटरली, जिससे हमारे जो लोकल वेंडर्स थे उनको इम्पैक्ट पड़ा
और क्योंकि कम प्राइजेस थे इसलिए उनका मार्केट अच्छा बढ़ गया। तो डंपिंग मीन्स कि आप एकदम चीप प्राइजेस में बेच रहे हो जिससे लोकल बायर्स को फर्क पड़ा। डंप मतलब वेस्ट, डंप इज एज गुड एज वेस्ट। तो मतलब आप इतने गंदे चीप प्राइजेस पे बेच रहे हो कि सामने वाले बायर्स को इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, सो विद दिस वील जस्ट ड्रॉ दिस डी सीरीज हमने ख़त्म कर ली है। ई सीरीज हम कल स्टार्ट करेंगे और लिसनिंग कम्युनिकेशन का भी हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो अगेन आई होप दिस वॉज हेल्पफुल एंड आई होप कि अगले लेक्चर में आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, बिजनेस का टर्मिनोलॉजीज की पूरी मार्किंग करके आएंगे। एंड आई होप दिस लेक्चर वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू एंड यू एन्जॉय दिस लेक्चर। Until we meet next time, take care of yourself, study well, bye bye.